हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। रिवीजन का टाइम आ चुका है। आप सबका धड़ाधड़ रिवीजन चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। रिवाइज करेंगे बेटा, क्योंकि रिवीजन का टाइम है। अब हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ लिया है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूलों को रिवाइज करना और मेन पॉइंट्स को देखना है। कोशिश करूंगी कि आपका ये पूरा चैप्टर है उसको 20 मिनट में कंप्लीट करा दूं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, सॉल्यूशन को। और देखो मैंने लगा दिया है टाइमर, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 20 मिनट में हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर होता है और हम जो पढ़ रहे हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सारे फॉर्मूले जो होंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन को ध्यान में रखकर ही आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, जो हमें क्या बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहला फॉर्मूला है परसेंट W/W, जिसे मास परसेंट कहते हैं। तो अगर ऊपर W लिखा हुआ है तो मास ऑफ द कंपोनेंट, या आप ऐसे याद करें, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। देखो परसेंटेज लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में केवल एक फॉर्मूले को छोड़कर सब में नीचे सॉल्यूशन आएगा और ऊपर सॉल्यूट आएगा। बस ये याद रखना है इन सारे फॉर्मूले में आपको। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बना? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपसे वॉल्यूम परसेंट पूछ ले, परसेंट V/V पूछ ले, तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। यहीं पे एक और चीज बताती हूँ, अगर आपको आ जाए व्हाट इज द मीन ऑफ 20% W/W, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है बेटा? 20% W/W का मतलब है कि 20 ग्राम, अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन पूछ रहा है तो 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछ रहा है 30% V/V का मतलब क्या होगा? V/V ऑफ यूरिया बोल दिया मान लो, या आपको बोल दिया HCl बोल दिया, 30% V/V HCl। तो आप क्या लिखेंगे वहां पे? 30 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट है, और परसेंट की बात कर रहा है तो इनटू 100 है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगला है परसेंट W/V। इसमें क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट का मास लेंगे, नीचे V लिखा है तो वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का इनटू 100। ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देखो अब तक परसेंटेज की बात कर रहे थे, अब मिलियन की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6, मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट है तो 100 से, मिलियन है तो 10 की पावर 6 से। ये कहाँ यूज करते हैं? जहां पर अमाउंट ट्रेसेस में लिया जाता है वहां पर यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, उसका मतलब उसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। अगर मैंने मान लिया कि A क्या है? सॉल्यूट है, और B क्या है? सॉल्वेंट है, तो अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिसका आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, वो ऊपर रहेगा और नीचे सॉल्यूशन आएगा, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा हर एक फॉर्मूले में। तो ये सॉल्यूशन के मोल हो गए। अब आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। काई से शो करते हैं मोल फ्रैक्शन को, और सॉल्वेंट का ही मोल ऊपर आ जाएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल्स आ जाएंगे। देखो ये मोल फ्रैक्शन है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। XA की वैल्यू 1 से कम होगी, XB की वैल्यू, XB बोल रही हूँ, काई बोलते हैं वैसे इसको, काई ए और काई बी की वैल्यू 1 से कम होगी। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपने काई ए निकाल लिया तो 1 में से माइनस करके काई बी निकाल लेंगे। अगला है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से हम शो करते हैं, बहुत सारी जगह यूज करते हैं, और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी सॉल्यूशन है। मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स आपको यहां निकालने नहीं आते, यहां नहीं निकालने आते, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अब एक फॉर्मूला आएगा मोलैलिटी। अब तक हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में क्या आता है? सॉल्यूशन आता है। पहला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा। केवल यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट लेंगे डिनोमिनेटर में, और यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी हो जाएगी।
दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इनकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होती है? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो जब डिसॉल्व होता है तो उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में इकट्ठे होकर क्रिस्टलाइज करते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहती हैं और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो बन जाता है आपका जो ये सॉल्यूशन बन जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं कि सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी आ गई है, क्योंकि इस स्टेज पर आप अगर और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। नाउ दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इसको हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। सॉलिबिलिटी हम पढ़ेंगे दो चीजों की, या तो हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लें या फिर हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर लें, यही दो हम सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और ये हमारी इक्वेशन है, और जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं जो कि हमारा सॉलिड सॉल्यूट है, और रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हो रही है, देखो क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है कि टेम्परेचर इस साइड ज्यादा है और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन वहीं पे अगर ये जो रिएक्शन होगी, जब आपने किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला और रिएक्शन हो जाए एक्सोथर्मिक, गर्म हो जाए आपका बीकर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए, यानी कि हीट इस साइड, प्रोडक्ट के साइड हीट बढ़ रही है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सॉलिबिलिटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी घट जाती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। चलिए गैसेस की बात करते हैं। अगर हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक आपने पी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने पी है, वहां पर क्या होती है, CO2 गैस को डिसॉल्व किया हुआ होता है। तो अगर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी घट जाएगी। जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो सॉल्यूशन को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर अगर बढ़ा दें तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल, प्रेशर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो प्रेशराइज होंगे, वो जाने की कोशिश करेंगे और डिसॉल्व होंगे। आपको पता है हाई प्रेशर में ही गैस को डिसॉल्व किया हो जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, क्योंकि जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तेजी से गैस बाहर निकलती है। तो सॉलिबिलिटी के बाद हम अगला लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। जल्दी से करें इसको नोट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारा अगला फॉर्मूला है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि गैस की सॉलिबिलिटी इन सॉल्वेंट, ठीक है, इन सॉल्यूशन, सॉरी, है ना, ये गैस की सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है। वहीं राउल्ट्स लॉ में क्या बताता है, ये सॉलिड सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है। दो ही सॉलिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड की सॉलिबिलिटी और गैस की सॉलिबिलिटी। तो गैस की सॉलिबिलिटी में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इज इक्वल टू KH इंटू X। X इज द मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द गैस। यहाँ पे जो अमाउंट प्रेजेंट है गैस का, यानी कि सॉलिबिलिटी है जो गैस की, उसको हम X से या मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P इज अ प्रेशर, KH इज अ हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। जैसे जो KH होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। KH आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। हर एक गैस के लिए स्पेसिफिक KH की वैल्यू होती है, अलग अलग होती है। सॉल्वेंट के लिए भी KH की वैल्यू अलग अलग होती है। अगली बात यह है कि देखो जो X है, अगर सॉलिबिलिटी भी KH पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे KH बढ़ेगा सॉलिबिलिटी घटेगी, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी तो KH घटेगा, ठीक है, बिकॉज प्रेशर और X के, प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के और सॉलिबिलिटी के लीनियर फंक्शन होता है क्या, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट की ये बातें ध्यान में रखेंगे। साथ में इसके एप्लीकेशन है, जैसे कि CO2 गैस डिसॉल्व रहती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, या फिर जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो लो टेम्परेचर पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पानी के अंदर अच्छी तरह से रह पाते हैं, क्योंकि गैस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी घट जाती है। स्कूबा डाइविंग का टॉपिक जो है वो आप पढ़ेंगे, बैंड्स हो जाते हैं, है ना, तो इसके लिए वहाँ पर हमें क्या यूज़ करने पड़ता है, सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बताता है हमें सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी को सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो P0, यानी कि P0 है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर।
देखिए प्रेशर यानी कि हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड है, इसको हीट किया, प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुई, वेपर्स बनी और इन वेपर्स ने वापस से इसके ऊपर जो प्रेशर डाला दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ये वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन का P नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस एरिया, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। अब अगर मैं एक एक कंपोनेंट की बात करूं, अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, दोनों की वेपर्स बनेंगी, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो एक ए को मैंने यहाँ पर सॉल्यूट मान लिया है और बी को मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट मान लिया है, दो कंपोनेंट है, एक ए और एक बी। तो ए का क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी क्या होंगे, दोनों प्रेशर कंबाइन होकर टोटल प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो पीटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, और आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ जिसमें हमने दोनों कंपोनेंट को यूज किया है, हमने वेपर प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया, तो ये हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एक कंपोनेंट का क्या है, ए कंपोनेंट का 1 है और एक्स बी 0 है, एक्स बी यानी कि सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो सारा का सारा जो प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो इसकी वजह से होगा, ये पी ए नॉट है, और ये सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है वो पी बी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए क्या है 0 है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस ग्राफ में, ये चीज इस चीज पर ध्यान रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम जो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम जो जा रहे हैं, ये लाइन क्या बता रही है, बी कंपोनेंट के प्रेशर को बता रही है और ये लाइन ए कंपोनेंट के प्रेशर को बता रही है, एंड जो ये दो ज्वाइन कर रहे हैं ये टोटल प्रेशर है, राइट। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सेकंड कंपोनेंट के, जो टोटल प्रेशर होता है सेकंड कंपोनेंट का लीनियर फंक्शन होता है, याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद राउल्ट्स लॉ आपको एज सच याद रहना चाहिए, हेनरी लॉ एज सच याद रहना चाहिए, एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन लिखी हुई है वो आपको याद करनी है। मैंने आपके राउल्ट्स लॉ लिखा है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्या कह रहा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हेनरी लॉ होता है वो राउल्ट्स लॉ जैसा ही होता है, ये इसी का ही एक फंक्शन होता है, इसी के जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ भी हम कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हेनरी इज अ केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगला हमारा ये है कि वेपर फेज में जब यहाँ पर वेपर्स बन गई, इस वेपर फेज में जो वोलेटाइल कंपोनेंट पहुंचा है उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसको हमने y से शो किया है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि जहां पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ईच कंपोनेंट के, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट के सम के बराबर होता है। PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, जहां पर आप दोनों सॉल्यूशन को, दोनों जो कंपोनेंट हैं उनको मिक्स करते हो तो ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो ना एंडोथर्मिक हो, और जो मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज ना हो, ऐसी कंडीशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब एक कंपोनेंट का इंटरेक्शन और दूसरे कंपोनेंट का इंटरेक्शन इज इक्वल टू द दोनों कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी केस में जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। उनके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जहां पर भी बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम है वो आप आइडियल सॉल्यूशन में लगा के आओगे, जैसे कि एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ठीक है, बेंजीन, टॉलिन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, तो ये सब क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सारी कंडीशन आइडियल थोड़ी ही होती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन व्हेन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो इज ग्रेटर देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, PS इज ग्रेटर देन, इक्वल ना होके ग्रेटर देन हो जाएगा, उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। यहाँ पर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा V ग्रेटर देन 0 होगा, AA और BB का इंटरेक्शन ज्यादा होता है पहले कंपैरेटिव टू AB इंटरेक्शन। तो इस सारे, ये जो सारे केस हैं भाई पॉजिटिव डेविएशन के हैं, इनके दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ मैंने लिखे, याद करने हैं। एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन व्हेन
vapor pressure of total vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of each component, डेल्टा एच भी लेस देन 0 होगा, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो भी लेस देन 0 होगा, डिक्रीज हो जाएगा मिक्सचर का वॉल्यूम। ऐसा कब होता है? जब ए और बी का इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें जाकर दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बना लेते हैं, आपस में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वहीं पर फिनॉल और एनिलीन को अगर मिक्स किया जाता है तो ये दोनों भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। हमारा जो टॉपिक है वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। जब हमने दो लिक्विड को आपस में मिलाया, दो सॉल्यूशन को या तो आपस में मिलाया, तो उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, अपना बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक कांस्टेंट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होता है। वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इनका जो मिक्सचर होता है वो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों। साथ में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम दो में डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। यहाँ पे एक चीज बता दूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होंगे जो नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे। तो उनके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ओरिजिनल में से सॉल्यूशन का माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सॉल्वेंट से डिवाइड कर देना। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में निकाली जाती है, तो जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेंगे तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पर क्या कर, सॉल्यूट के डिनोमिनेटर में से हम इसको नेग्लिजिबल होता है, इसको हम हटा देते हैं। तो n2 अपॉन n1 यहाँ पर रखकर आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीबी जो बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb into m, where kb is a molal elevation constant and m is a molality. Depression in freezing point, delta tf is equal to kf into small m. स्मॉल m यहाँ पर भी मोलैलिटी है, और kf क्या है? इट इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट था या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था? ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फोर्थ हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको पाई से शो करते हैं। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी इज अ मोलैरिटी। पहली बार मोलैरिटी यूज की गई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। आर इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.0821, एंड टी इज अ टेम्परेचर जिसकी वैल्यू रखेंगे हम केल्विन में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि हम इसको रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते या घटाते नहीं है टेम्परेचर को। दूसरी बात यह है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छा माना जाता है, और बहुत कम अमाउंट में ही हम इसको निकाल पाते हैं, इसको मेजर कर पाते हैं, इसीलिए पॉलीमर के केस में इसको अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इट इज अ बेस्ट मेथड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। याद रखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए यूज की जाती है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को के मोलर मास को निकालने के लिए यूज की जाती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर किस लिए यूज किया जाता है? देखिए, जब हम कुछ भी डालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो उसका या तो एसोसिएशन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूशन में। तो जो मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, हमें मिलता है एबनॉर्मल मोलर मास। इसी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए एक फैक्टर लगाया जाता है जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? आई से शो करते हैं। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property, and थर्ड इसका फॉर्मूला है I is equal to total number of particle after dissociation or association divided by total number of particle after बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। मैम हमें याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, उसके लिए बेटा याद कर लो,
मोलर मास वाला मैं आपको याद करा देती हूँ, नमो ऊपर रखना है। नमो आप जानते हो ना, नमो नमो। क्या आप अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी नमो कहते हैं। अगर आप उनके फैन है ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नमो ऊपर आएगा, है ना, न्यूमरेटर में आएगा, सबसे ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो नमो ऊपर आएगा नॉर्मल मोलर मास, और नीचे आएगा एएमओ यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे तो एबनॉर्मल वाली ऊपर आ जाएगी, नॉर्मल वाली नीचे आ जाएगी, एबनॉर्मल वाली ऊपर आ जाएगी, नॉर्मल वाली नीचे आ जाएगी। याद हो जाएगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, वांट ऑफ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, मुझे पता है 20 मिनट्स हो गए हैं, लेंदी था चैप्टर, आगे निकल गए हम, कोई बात नहीं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया है, इस फॉर्मूले को हमने रिफाइन कर दिया है। ये जो फॉर्मूले हमने याद किए थे चारों, अब हम इनको ऐसे याद करेंगे, इसमें आई को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करती हूँ हमेशा यही वाले फॉर्मूले याद करें, ये फॉर्मूलों को भूल जाएं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों को याद करें। अगर आप वहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो आई की वैल्यू वहां पर 1 रख दो, और अगर इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है क्वेश्चन में तो आई की वैल्यू वहां पर निकाल लेंगे। अब प्रॉब्लम एक और है, 2 फॉर्मूले यहां पर मिसिंग है, वो भी जरूर बताऊंगी। अगर डिसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, डिसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम आई को कैसे निकालेंगे? आई के लिए आप यूज करोगे आई इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन हो रहा है बेटा, एसोसिएशन जैसे कि बेंजीन जो होता है, जैसे कि इथेनोइक जो एसिड होता है, सॉरी जो बेंजोइक एसिड होता है और जो इथेनोइक एसिड होता है, ये क्या हो जाते हैं, डाइमराइजेशन हो जाता है इनका, तो एसोसिएशन हो जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 एल्फा। एल्फा यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एल्फा। एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा होता है। आई वांट ऑफ फैक्टर है, यहाँ से भी आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सॉल्यूशन। आई नो 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं, लेकिन चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने, सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर लिया है, और आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जिसमें इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ना आए। तो ऑल द बेस्ट।